हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के क्वेश्चंस। ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उन्हें जाकर जरूर देखना। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उन्हें पहले ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया होता है, ठीक है। इससे पहले हम फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडवोकेट्स एक्ट, पीआईएल ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखो और उनके क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करो। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जितने भी हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरी पीपीटी की पीडीएफ जो है वो वहाँ पे अपलोड हो जाती है। प्लस आपको अपडेट भी मिल जाते हैं कि हमारा नया लेक्चर कौन सा आया हुआ है। आप आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पे भी अपडेट्स डालते रहते हैं, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ओके। एंड सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। आई थॉट आई वोंट रिकॉर्ड एनी लेक्चर टुडे। अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा चैनल पे, तो आई वाज सपोज टू बी ऑन अ ब्रेक टुडे, बट आई अंडरस्टैंड एग्जाम सिर पे है एंड एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। डील विद दी वॉइस, सॉरी अबाउट दैट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट? इनमें से कौन सा कोर्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्ट? ऑप्शन ए, पर्सन्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ऑप्शन बी, जजेस। ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट्स। या फिर ऑप्शन डी, आर्बिट्रेटर्स। ठीक है। तो जब आप कोर्ट की जाके डेफिनेशन देखोगे जो मेंशन्ड है एक्ट में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्बिट्रेटर्स। दे आर नॉट अ कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 3 में दिया हुआ है ये, ठीक है। कोर्ट में कौन है? इट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स and all persons except arbitrators जो legally authorized है to take evidence. Okay, next question. A communication made to the spouse during marriage under section 122 of the act. देखो, आपके स्पाउस मतलब जो भी पार्टनर होता है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो पूछा है कि सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग जो भी कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन द स्पाउसेस ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है, शादी के दरमियान जो भी उनके बीच आपस में कम्युनिकेशन होंगे, पर्सनल बातें होंगी, उनको लेके पूछा गया है। ऑप्शन ए, रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि भले वो शादी खत्म हो चुकी है पर तब भी उस कॉन्वर्सेशन को लेके प्रिविलेज मेंटेन है। बेसिकली आप उसे पब्लिक में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ओनली बाय डिवोर्स, कहते हैं कि अगर डिवोर्स के थ्रू डिसोल्यूशन हुआ है तो ये प्रिविलेज खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी, डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में खत्म हो जाता है। या फिर डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड इन बोथ द केसेस बी एंड सी, यानी डिवोर्स और डेथ दोनों। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसका मतलब है शादी खत्म होने के बाद भी वो प्रिविलेज मेंटेन रहता है। देखो, ऑप्शन ए आंसर है। सेक्शन 122 को देखोगे तो कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज में लिखा है, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड। हैज बीन पास्ट टेंस हो गया कि पास्ट में शादीशुदा है या शादीशुदा रह चुके हैं, यानी ये पोस्ट डिवोर्स, पोस्ट अलग होने की बात हो रही है, राइट। तो हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज और हैज बीन मैरिड। ओके, ना ही उसको परमिशन होगी ऐसा करने की, अनलेस द पर्सन हु हैज मेड इट और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट दे, ठीक है। एक्सेप्ट कहाँ पे अलाउड है डिस्क्लोज करना, कहाँ पे ये प्रिविलेज काम नहीं करता है? इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन, अगर वो सूट जो है, वो केस जो है उन्हीं दो मैरिड लोगों के बीच का है तब ये काम नहीं करेगा। और प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है पार्टीज को लेके उस केस में। अदरवाइज ये प्रिविलेज आफ्टर मैरिज भी मेंटेन होता है। With next question, which section of the Indian Evidence Act provides that an accomplice is a competent witness? इन सेक्शंस पे जाओ, बैराक देखो, आपको वही आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन बी, ऑप्शन बी सेक्शन 118, नेक्स्ट है सेक्शन 133 या फिर सेक्शन 134। द करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 133। देखो कि उसका नाम ही है accomplice और पहली लाइन ही है, एन accomplice shall be a competent witness against the accused person, ठीक है। अगला देखते हैं, अ क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि ऐसा सवाल जो सजेस्ट कर रहा है आंसर खुद ही, या जो आप आंसर सुनना चाह रहे हो वो आपसे बुलवाने की कोशिश की जा रही है, एक्सपेक्ट करी जा रही है, तो उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इनडिसेंट क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन, इम्प्रॉपर क्वेश्चन या प्रॉपर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि आप लीड कर रहे हो दूसरे को किसी डायरेक्शन में, कि तुम ये बात बोलो, ठीक है। ऑप्शन बी, लीडिंग। सेक्शन 141 बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट और विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कन्फेशन स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज। अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट है जो एक्यूज ने दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उस केस में वो एडमिसिबल होगा, नॉन एडमिसिबल होगा, चैलेंजेबल होगा या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज एडमिसिबल।
हमने सेक्शन 26 में बेयर एक्ट अटैच नहीं कर रही हूँ, ये हम पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा है ये कि कन्फेशन अगर इमीडिएट प्रेजेंस में एक मजिस्ट्रेट के किया जाता है तो वो प्रूव्ड माना जाता है। पुलिस कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन, किसी पुलिस वाले के सामने किया हुआ कन्फेशन, इट डज नॉट मैटर, जब वो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया जाएगा उसके सामने, उस केस में वो एडमिसेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय, कौन डाइंग डाइंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो कौन कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए, द डाइंग पर्सन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई मर रहा है तो वो कर सकता है। ऑप्शन बी, द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग द डिसीज्ड इन द हॉस्पिटल, जो डॉक्टर उस मरने वाले का ट्रीटमेंट कर रहा है वो। ऑप्शन सी, डिसीज बिफोर डेथ, मरने वाला डेथ के पहले। या फिर डी, नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। अब देखो ये तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन है यानी मरते मरते कुछ डिक्लेयर करना, तो नियरेस्ट रिलेटिव नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा, दो ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हॉस्पिटल में मरने वाला ही इंसान कर सकता है, भाई वो सिंपल सी बात है, मरने वाले से डेथ से पहले जो भी कहा हो वो डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट होता है। सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में बात की गई है डाइंग डिक्लेरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1972, 1961, 1872 या फिर 1920? सिंपल सा आंसर है, तो एक्ट के नाम में ही आता है, आंसर इज ऑप्शन सी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन, हम अब हमारा क्वेश्चन है बर्डन ऑफ प्रूफ के टॉपिक पे, ठीक है, कि जब एक सिविल केस होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं किसे है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि तुम इस बात को साबित करो, तुम इस बात को प्रूव करो। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूव करने का भार किसके ऊपर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, पिटिशनर, यानी जिसने ये पिटिशन फाइल की है। ऑप्शन बी, द रिस्पोंडेंट, यानी जिसके ऊपर केस किया गया है जो अब इसका जवाब दे रहा है। ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन डी, कोर्ट। देखो कोर्ट के ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है साबित करने की, वो तो फैसला लेने बैठे हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी क्यों, मसला तुम्हारे बीच है, सरकार की जिम्मेदारी क्यों होगी। तो देखो सिविल केसेस में अब या तो पिटिशनर पे आएगी या रेस्पोंडेंट पे। यहाँ पे हम एक्ट देखते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड क्या लिखा है, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability which he asserts must prove, जिसको चाहिए कि उस बात को साबित करना जरूरी है उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। 102 में बोला है, ऑन whom the burden of proof lies, the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on the either side, जिसका नुकसान होगा इस बात पे अगर वो सबूत क्लियर नहीं हुआ, जिसका जो इसका फेलियर होगा अगर एविडेंस वो प्रूव नहीं होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। चिंस पढ़ो, लैंड से रिलेटेड केस है, पैसे से रिलेटेड केस है, ये सब सिविल केसेस है, राइट। तो यानी सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, पिटिशनर पे। यहाँ आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज अ लीडिंग केस ऑन, ये केस का नाम दिया है, किस केस में है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। ऑप्शन ए, डाइंग डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी, एडमिशन, ऑप्शन सी, कन्फेशन, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नाउ आई वांट टू पॉइंट दिस आउट, इस केस को लेके बहुत कंफ्यूजन है, आप इसको नॉर्मली भी गूगल पे सर्च करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब लिखा है, ये एक केस खुद में है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बट एविडेंस एक्ट से रिलेटेड केस कौन सा है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑनलाइन भी जब सर्च करोगे ना आपको एमपी दिखा के आंसर बता देगा, बट अगर ये क्वेश्चन में पंजाब पूछा है तो आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, राइट, क्योंकि स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 का एक केस है, जहाँ पे एक इंसान को जैसे सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था और ये कहा गया था कि उसको बेल पे रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि उसका केस का डिस्पोजल की जो अपील है इतने लंबे लंबे टाइम तक पेंडिंग थी, तो ये था कि आप अपील ही हमारी इतनी पेंडिंग रख रहे हो, कब प्रोसेसिंग होगी, कब ट्रायल होगा, तो सामने वाले को तो आपने जेल में बंद कर रखा है, ऐसे में उसको बेल लेने दो बाय स्पेशल लीव। ये केस इस बारे में था। जो केस ऑनलाइन आपको दिखता है एविडेंस में, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 का केस है। And this case reinforced that the co-accused confession is weak and cannot be the sole basis of conviction. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ केस के, बेसिकली दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होंगे फॉर वट एवर रीजन, एंड एक इंसान दूसरे के बच्चे को मार देगा रिवेंज में। अब उसमें मर्डर ट्रायल चलेगा और इधर 3 लोगों पे चल रहा है मर्डर ट्रायल, ठीक है, जिनमें से कश्मीरा सिंह एक है। ओके, लैंडमार्क केस था ये, क्योंकि इट री इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ थरो एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। और लॉन्ग रन में क्या हुआ था, उनको मर्डर और किडनैपिंग में तो एक्विट कर दिया गया था, बट उनको कन्विक्ट किया गया था एविडेंस हाइड करने के केस में। तो एविडेंस से रिलेटेड केस है स्टेट ऑफ एमपी का 1952, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 118 जाके खोलो, देखो कौन टेस्टिफाई नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, अ ल्यूनेटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, कोई ऐसा जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ल्यूनेटिक है, जो सवाल ही नहीं समझ सकता जो पूछा गया है।
ऑप्शन बी एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन हु कैन नॉट गिव रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग इंसान है जो रैशनल आंसर नहीं दे सकता। ऑप्शन सी अ टेंडर एज पर्सन हु कैन नॉट गिव रैशनल आंसर, टेंडर एज का है कोई जो रैशनल आंसर नहीं दे सकता, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हम इस पे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट अब दूसरे तरीके से पूछा गया था पिछले पार्ट में। अगर आपने वो देखा है तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, सेक्शन 118 में लिखा है हु में टेस्टिफाई, तो बोलते हैं हर इंसान टेस्टिफाई कर सकता है। एज कोई बार नहीं है, कोई और चीज कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलेस वो कोई भी कंडीशन है जो उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स। कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, कोई बीमारी है बॉडी या माइंड से रिलेटेड, या कोई भी और कॉज हो सकता है। और ल्यूनेटिक के केस में बताया गया कि ल्यूनेटिक भी टेस्टिफाई कर सकते हैं, दे आर नॉट इनकम्पिटेंट अनलेस उनकी कंडीशन प्रिवेंट करती है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग रैशनल आंसर। तो बेसिकली हर कोई टेस्टिफाई कर सकता है अनलेस किसी भी वजह से, एज हो, बीमारी हो, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे ठीक से, या फिर इस क्वेश्चन का रैशनल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड। अभी हमने क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस किया था। ऑप्शन है कोर्सिव क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मिसलीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। देखो मिसलीडिंग भी पूछा है तो देख के मार्क करना। आंसर इज डी लीडिंग क्वेश्चन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए चीफ एग्जामिनर ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन बी अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड, ऑप्शन सी अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन डी प्रिसाइडिंग जज इन द कोर्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड। सेक्शन 137 देखोगे जाके, एग्जामिनेशन इन चीफ में बोला है द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। जिसने उस गवाह को बुलाया है जब वही उससे सवाल पूछेगा तो उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। ठीक है, मेरे केस में आया है गवाह, मेरा ही बुलाया हुआ है और मैं ही सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, तो वो होगा एग्जामिनेशन इन चीफ। तो सिंपल सी बात है, अगर विटनेस डिफेंस ने बुलाया है तो जो डिफेंस लॉयर है, यानी जो एक्यूज्ड का लॉयर है जिस पे इल्जाम लगा है, वो सवाल पूछ रहा है। और अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो प्रोसिक्यूशन लॉयर सवाल पूछेगा, तो उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ बोलेंगे। हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूविंग ऑफ हैंडराइटिंग इज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ए बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, बी बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, या फिर ऑप्शन सी आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, या डी बोथ ए एंड बी। तो हैंडराइटिंग को प्रूव करने को लेके एक्सपर्ट ओपिनियन या उस इंसान का एविडेंस जो यूज टू है, जिस पे इल्जाम है, उसकी हैंडराइटिंग देखने के। आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। देखो यहाँ पे सेक्शन 45 में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग की बात की गई है, तो उनका यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो था वहां पे ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट, वहां लिखा था जो एक्वेंटेड हो, तो इन दोनों को मिला के बोथ ए एंड बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स, हम ये सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। पहला स्टेटमेंट है नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल। पुलिस कस्टडी में किया हुआ कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। ऑप्शन बी कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल, एग्जैक्ट उल्टा, कि अगर पुलिस कस्टडी में कन्फेस किया है तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। ऑप्शन सी कन्फेशन मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल, एक मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में अगर कन्फेशन किया है तो वो एडमिसिबल होगा। या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर इज डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि पुलिस कस्टडी में किया हुआ कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल होता है, और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आंसर इज डी ए एंड सी। सेक्शन 26 ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट, द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, सेक्शन 3 में जाओ, देखो एविडेंस का क्या मीनिंग दिया है। ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, बी डॉक्यूमेंट्री, सी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। बेरक देखोगे ओरल एविडेंस मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 59 टू 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओरल स्टेटमेंट मीन्स, आपको पता है आंसर कहाँ मिलने वाला है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस, वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दिए गए हो बाय द विटनेस, उसको हम बोलते हैं ओरल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी ऑल स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द पुलिस बाय विटनेस, पुलिस के सामने दिए गए सारे स्टेटमेंट को हम ओरल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच अ विटनेस हर्ड टू से, वो सारे स्टेटमेंट फैक्ट से रिलेटेड जो विटनेस ने सुने हैं और वो बता रहा है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द कोर्ट बाय विटनेस। यहाँ पे देखो सेक्शन 59 प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, तो लिखा है ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओरल एविडेंस में आ सकते हैं, और क्लियरली लिखा है सेक्शन 60 में कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब कोर्ट में सामने दिया जाना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा नहीं।
पुलिस के सामने दी गई बात तो वैसे भी नहीं मानी जाती है, और ये हियरसे हो गया, इसलिए इसको भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, कोर्ट में कौन कौन आता है? ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट्स, ऑल आर्बिट्रेटर्स, डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। हम पिछली बार एक्सेप्शन पूछा था, आपकी उल्टा पूछा है। आर्बिट्रेटर्स कोर्ट में नहीं आते हैं, सेक्शन 3 में जाके देखोगे क्लियरली मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, कौन से सेक्शन में इस बारे में बात की गई है? एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू बी प्रूव्ड, ठीक है। ऑप्शन ए सेक्शन 61, ऑप्शन बी सेक्शन 65, ऑप्शन सी 65 बी, या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है 65 बी। नाम जाके देखोगे तो लिखा है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वही पूछा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे, 3 बार इसको पिछले लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ। आंसर इज बी, सेक्शन 6, ठीक है। किस बारे में है वो? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। आपको अगर वो याद हो कि आर्म्ड इंसरेक्शन में पार्ट लिया है किसी ने, या मारपिटाई में, आजू बाजू के भी जो स्टेटमेंट्स हैं, इसका बेसिक मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका शायद डायरेक्ट लेना देना उस फैक्ट इन इशू से नहीं है, पर उनका रेलेवेंस होगा अगर वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। बाकी पिछले पार्ट में इसको 2 अलग-अलग इलस्ट्रेशंस के थ्रू हमने पढ़ा है, और सेम क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन द सिविल केस, किस बारे में क्वेश्चन है? यहाँ दिख गया मैं कैरेक्टर, ऑलरेडी इंडेक्स में पहुंच जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्या नहीं सही है? ए, इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, कैरेक्टर की कोई रेलेवेंसी नहीं है। ऑप्शन बी, इट इज रेलेवेंट व्हेन इट अफेक्ट्स अवार्ड और डैमेज, तब रेलेवेंट है जब अवार्ड या डैमेज पे इम्पैक्ट आता है। ऑप्शन सी, व्हेन कैरेक्टर इज इटसेल्फ एन इशू, जब टॉपिक ही बवाल का केस का इशू में है, जो वो कैरेक्टर है, तब रेलेवेंट है। ऑप्शन डी, व्हेन इट अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट। करेक्ट आंसर इज ए, इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। ये बात गलत है, रेलेवेंट है ये हम पढ़ ही चुके हैं, तो फिर ऑब्वियसली नॉट एट ऑल रेलेवेंट तो सुनने में ही गलत हो गया। देखो 52 में क्या लिखा है? इन सिविल, ये सारे जो है कैरेक्टर से रिलेटेड है। 52 में लिखा है, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इरेलीवेंट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट, जो हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पे ऑप्शन सही दिख रहा है। दिस सेक्शन, देखो, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ पर्सन इज इटसेल्फ द फैक्ट इन इशू, तो ये हो गया सही है। कैरेक्टर इफेक्टिंग डैमेजेस उस केस में भी रेलेवेंट है, तो नॉट रेलेवेंट स्टेटमेंट ही गलत हो गया। विच इज नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉट पूछा है। क्या इसमें से पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आता? जाओ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम एडवोकेट एंड नोटरी ऑफिस। या फिर ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्कुलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो, हमने सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट में पढ़ा सोवरेन अथॉरिटी, तो एक पॉइंट हो गया। ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स पढ़ा, तो आपके ये और ये दोनों तो कट गए क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। अब बचे सी और डी। तो देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्कुलर्स हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो ऑटोमेटिकली यही बचा। और वैसे भी एडवोकेट के डॉक्यूमेंट, नोटरी ऑफिस से आपके कागजात, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो मेंशन है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है सोवरेन अथॉरिटी के, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स या पब्लिक ऑफिसर्स के, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, किसी भी तरीके से इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, की प्राइवेट डॉक्यूमेंट थे पर उनका पब्लिक रिकॉर्ड गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ठीक है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? इनके अलावा जो कुछ भी और है सब प्राइवेट है, ठीक है। तो एडवोकेट वाला मेंशन नहीं है, यानी वो प्राइवेट है। We are done with our part 3 here. Part 4 and part 5 maximum 2 parts और आने हैं, and we'll be done with Evidence Act. I'll try to wrap it up by tonight only. एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको एक साथ व्हेन वी आर डन विद एविडेंस वहाँ मिल जाएगी। जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लस आपको लेक्चर के अपडेट्स भी मिलते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, एंड रील्स एंड शॉर्ट्स के थ्रू वी कवर अप स्मॉल टॉपिक्स देयर जो आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू लीव योर कमेंट्स, कहीं पे भी कोई डाउट हो, आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, या कोई आपको लग रहा है आंसर गलत मार्क्ड है, बिकॉज ये ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। जब भी किसी ने पूछा, आई फील सो हैप्पी कि लोग सीरियसली क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास में देख रहे हैं, एंड उन्होंने बहुत जगह मुझे भी करेक्ट किया है। एंड ऐसा जिस भी केस में है, प्लीज वीडियो का प्रिंट कॉमेंट जरूर देखना, करेक्ट आंसर वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक। एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा है, हम सब कवर करेंगे। एंड सॉरी अबाउट माय वॉइस टुडे बिकॉज मेरा गला काफ़ी बंद हो चुका है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।